प्यारे मित्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आज बजट पर बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही भारतीय बजट जो है वो निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा संसद में रखा गया। तो इसलिए भी और क्योंकि बजट एक अति महत्वपूर्ण विषय न केवल इकोनॉमिक्स का बल्कि राजनीति विज्ञान का भी, दोनों ही विषयों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको जानने के लिए और देश के एक कर्णधार नागरिक होने के नाते भी आपको बजट से संबंधित प्रक्रिया या बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जो बजट पर हमारा टॉपिक रहेगा वो हम बजट के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, प्रकार, कार्य तथा बजट के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इन सब को देखेंगे। उसके पश्चात बजट की जो प्रक्रिया है, भारतीय बजट की जो प्रक्रिया है, कैसे बजट संसद पर रखा जाता है, इसको इस पे 3-4 दिन लग सकते हैं। तो देखिए मैं आज इसको कितना पूरा आपको करवा पाता हूँ। बजट के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले हमारे पास आता है कि आखिर बजट है क्या? किसे हम बजट कहेंगे? या बजट की अर्थ और परिभाषा क्या है? तो बजट जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये फ्रेंच भाषा के बुजट शब्द से निकला है। बुजट, और बुजट का अर्थ जो होता है वो होता है चमड़े का थैला। यहाँ बेला लिखा हुआ है, चमड़े का थैला। तो वर्ष 1733 में जब ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपेल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश किए, तो वो क्या है, उस समय एक चमड़े के थैले में उन कागजों को ले गए थे। और उन्होंने जैसे ही चमड़े के थैले से उस कागजों को निकाला तो जो संसद के अन्य सदस्य थे उन्होंने उनका मजाक बनाते हुए बोला, बजट खोला गया, यानी कि चमड़े का थैला खोला गया, द बजट ओपन। तो किसी लेखक ने इस बात पर एक पुस्तक भी प्रकाशित कर दी कि द बजट ओपन। और उसी समय से, क्योंकि जो चमड़े का थैला खोला गया, तो जो ये वित्त से संबंधित कार्य थे उसको बजट कहा जाने लगा। अब साधारण अर्थों में बजट का अर्थ होता है एक वित्तीय वर्ष का विभिन्न विभिन्न समय है। कहीं ये जुलाई से जून तक लिया जाता है, कहीं मई से अप्रैल तक लिया जाता है, किंतु 12 महीने या 365 दिन का ही क्या है, एक वार्षिक वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में समस्त आय और समस्त व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको ही बजट कहते हैं साधारण शब्दों में। अब बजट की हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों के विवरण मात्र के रूप में क्या है, कुछ विद्वानों ने बजट को परिभाषित करने की कोशिश की है। यानी कि कुल हम कितना आमदनी करेंगे और कुल हम कितना खर्चा करेंगे उसका जो विवरण है उसी को बजट कहा है। कुछ लेखकों ने राजस्व तथा विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है। यानी कि राजस्व जो हम कमाएंगे, विनियोग जो हम खर्च करेंगे, तो उसका पर्यायवाची मतलब साधारण शब्दों में जो पहले मैंने बताया अनुमानित आमदनियां और अनुमानित खर्चे, वही बात को घुमाने के कहने की कोशिश की है। अब एक विद्वान हुए हैं रीन स्ट्रॉम, उन्होंने लिखा है कि बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। यानी कि सरकार ने कुल कितनी आय करनी है
और उस आय को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, किस प्रकार खर्च करेगी, उसको ही हम बजट कहते हैं। उसके बाद जी गीज है, उनके अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान देश अथवा प्राधिकरण है। तो सभी ने अपने अपने शब्दों में क्या है, बजट को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो आप देख रहे होंगे कि आय और व्यय दो कॉमन सी बातें हैं जो बजट के अंतर्गत अवश्य हमको देखने को मिल रही है। विलोबी महोदय ने जो ऊपर की परिभाषाएं थी उनका विरोध किया और कहा कि जितने भी जो पुराने लेखक थे वो बजट की आधुनिक अवधारणा से क्या थे, कोसों दूर थे, और उन्हें वित्तीय संगठन में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका की क्या के कोई जानकारी नहीं थी। और उनका मानना है कि जो पहले की परिभाषाएं हैं उनमें क्या है, दो दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? पहला कि इनमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि बजट में विगत सक्रिय, पोस्ट ऑपरेशन तथा वर्तमान दशाओं के साथ ही साथ भविष्य के प्रस्तावों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, इनमें बजट और राजस्व तथा विनियोग अधिनियम में कोई अंतर नहीं माना है। इन दोनों के बीच भेद करना आवश्यक है क्योंकि ये अलग अलग क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। बजट प्रशासन के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो विलोबी ने और डीपली जाकर बजट को परिभाषित करने की कोशिश की है। ये राजस्व क्या से कमाई होगी, कैसे, मतलब बहुत भीतर जाके विलोबी ने बजट की परिभाषा दी है। और ये हमको इतनी गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उतने डीप में जब हम जाते हैं। पर आपने बजट का इतनी परिभाषा अवश्य समझनी है चाहिए कि पिछले वर्ष से भारत में बजट को बजट नहीं कहकर क्या है, वित्त लेखा जोखा, किसका, आय का लेखा जोखा या कुछ और कहा जाता है, मैं अभी नाम मिस कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में वर्ष 2020 से बजट को क्या नाम दिया गया है। आप कमेंट करके इसे अवश्य बताएं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत में बजट को वर्ष 2020 से क्या नाम दिया गया है। ये मुझे मालूम है नाम चेंज हो गया है, थोड़ा नाम मिस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, बजट की विशेषताएं देखते हैं कि बजट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बजट से संबंधित हमने जो परिभाषाएं पढ़ी और बजट के बारे में जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया, उससे जो कुछ विशेषताएं बजट की निकलकर सामने आती हैं। पहली है, बजट सरकारी रीति नीतियों को प्रतिबिंबित करने का एक प्रशासनिक प्रयास है। यानी कि जो बजट है वो क्या होता है, सरकारी होता है और सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा, विगत वर्ष में कार्यपालिका द्वारा संपादित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों का एक संतुलित ब्यौरा होता है। जो पिछला साल है उसमें कार्यपालिका ने क्या क्या प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियां की है, उसका संपूर्ण ब्यौरा बजट होता है। तीसरा, सरकारी क्रियाकलापों के संचालन के यानी कि सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए कहाँ से हम पैसा जुटाएंगे और कहाँ कहाँ हम उसे कितना कितना खर्च करेंगे, यह सब क्या है, बजट में व्यवस्थित होता है। चौथा, व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किए जाने के कारण बजट नियमित रूप से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध कराते रहने का एक प्रभावी माध्यम है। क्योंकि बजट व्यवस्थापिका द्वारा पास किया जाता है
और निर्माण उसका कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संतुलन स्थापित करने का कार्य भी बजट करता है। और पांचवा, व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही सतत पुष्टि का प्रमाण माना जा सकता है। यानी कि जब व्यवस्थापिका किसी बजट को स्वीकृत करेगी तभी बजट पास होता है, अन्यथा नहीं। तो ये 5 विशेषताएं बजट की निकलकर सामने आती है। अब बजट का महत्व आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने के विशिष्ट साधनों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि हम यह कहें कि वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है तो कोई भी हम अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करती है तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाती है। क्योंकि बजट जब हमारे पास रहेगा तो हमको पता रहेगा कि हमारे पास इतना ही पैसा है और इतने ही पैसे को हमने क्या है, प्रयोग में लाना है। तो इससे क्या है, पैसे का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है। ये कथन भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कथन है। बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं, किंतु यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। एलन विलियम्स ने बजट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने का केंद्रीय बिंदु है। तो बजट की जो महत्व है, 5-6 बिंदु यहाँ निकलकर सामने आए हैं कि एक तो धन का सदुपयोग होता है, कहीं ना कहीं देश की समृद्धि में इसका योगदान होता है। आर्थिक नीति यानी कि पैसे का हम कैसे सदुपयोग करेंगे या कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, इसमें सहायक होता है। तो ये कुछ क्या है, बजट का महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व बजट राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का साधन मात्र थे, किंतु वर्तमान में बजट किसी राष्ट्र के आय व्यय को संतुलित करने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि वे अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है और नए आर्थिक चिंतन और नूतन परीक्षणों का श्रीग्रहण करते हैं। इनमें सरकार की नीति एवं देश की आर्थिक परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती है। वस्तुतः सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का हृदय है बजट, जिसमें अनेक लक्ष्य होते हैं और उनके लिए धन निर्धारित किया जाता है। तो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बजट क्या है कि स्थिति है उसको प्रतिबिंबित करने का कार्य बजट करता है। किसी देश के बजट को देखकर हम यह बता सकते हैं कि देश की स्थिति कैसी चल रही है। अब जो हमारे पास बिंदु है वो है बजट के प्रकार। तो 3 प्रकार के बजट हो सकते हैं। पहला, व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। जो व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट होते हैं उनमें व्यवस्थापिका की प्रभुत्व पाई जाती है, यानी कि व्यवस्थापिका का उन पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। कार्यपालिका देश की विधायिका को बजट तैयार करने के लिए प्रार्थना करती है और विधायिका अपनी एक लघु समिति के माध्यम से बजट तैयार करती है। बजट तैयार हो जाने पर उसकी स्वीकृति का अधिकार भी विधायिका के पास होता है। कार्यपालिका का यह कर्तव्य होता है कि वह विधायिका द्वारा तैयार किए गए बजट को क्रियान्वित करे। यह परिपाटी अमेरिका में कतिपय राज्यों तथा शहरों में क्या है, प्रचलन में है, किंतु इस प्रकार से तैयार किए जाने वाले बजट अधिक पुख्ता तथा व्यवहारिक नहीं होते हैं। तो यानी कि जिस बजट पर व्यवस्थापिका का बहुत अधिक नियंत्रण हो, व्यवस्थापिका ही उसे तैयार करे और तैयार करने के पश्चात कार्यपालिका को उसे क्रियान्वित करने के लिए कहे, तो ऐसे बजट को हम व्यवस्थापिका बजट कहते हैं। दूसरा है कार्यपालिका प्रणाली का बजट।
और यही जो कार्यपालिका प्रणाली का बजट है सबसे अधिक विश्व में हमको देखने को मिलता है। इसमें जो कार्यपालिका है वो बजट को तैयार करती है और व्यवस्थापिका के पास स्वीकृति के लिए भेजती है। व्यवस्थापिका के पास से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात इस आज के विश्व में बजट निर्माण की यह प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है तथा यह व्यापक स्तर पर प्रचलन में है। तीसरा है मंडल या आयोग प्रणाली का बजट, यानी कि जिसमें न व्यवस्थापिका बजट को बनाएगी न कार्यपालिका बनाएगी, बल्कि एक बोर्ड निश्चित कर दिया जाएगा और वो बोर्ड क्या है, बजट का निर्माण करेगा। और उस बोर्ड में या तो केवल प्रशासनिक अधिकारी होंगे या कुछ प्रशासनिक अधिकारी और शेष विशेष विधायी अधिकारी रखे जाते हैं। कुछ भी रखे जा सकते हैं, जो बजट से संबंधित विद्वान हैं उनको रखा जा सकता है, जो जानकार व्यक्ति हैं उन्हें रखा जा सकता है। और अमेरिका के कुछ छोटे प्रांतों में क्या है, ऐसी प्रणाली अस्तित्व में है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के बजट हमने देखे और बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। पहला व्यवस्थापिका बजट, दूसरा कार्यपालिका बजट और तीसरा मंडल या आयोग प्रणाली का बजट। ये 5 नंबर में एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके पश्चात बजट फंक्शंस यानी कि बजट के कार्य। तो क्या क्या कार्य है? पहला है राष्ट्रीय वित्त का सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोग करना, प्रशासन करना व उपयोग करना बजट का पहला कार्य है। पैसे का सदुपयोग करना, उसका उपयोग करना और उसका प्रशासन करना पहला कार्य है। दूसरा, सार्वजनिक आय व्यय की विभिन्न मदों का विस्तृत विवरण वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाना। कभी कार्यपालिका भी कर सकती है और अगर व्यवस्थापिकी बजट है तो व्यवस्थापिका भी कर सकती है। तो आय व्यय का पूरा बजट के अनुसार कार्यपालिका को इकट्ठा करने और कार्यपालिका को धन इकट्ठा करने और आवश्यक व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति देना, यानी कि कार्यपालिका को अनुमति देना कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और इतना पैसा आपको लाना भी पड़ेगा। ये भी बजट का कार्य है। चौथा कार्य, सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना है। एक स्वीकृत बजट प्रशासक को यह बताता है कि उसे किस प्रकार की वित्तीय परिस्थितियों में कार्य करना है और किन योजनाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे प्रयास करना है। यानी कि जब हमारे पास पहले ही निश्चित होगा कि हमारे पास पैसा कम है तो हम खर्च भी कम करेंगे। जब हमें पता होगा कि हमारे पास पैसा अधिक है तो हम खर्च भी अधिक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है, यह भी बजट के माध्यम से निश्चित हो जाता है। पांचवा कार्य, बजट द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों का सिंहावलोकन, यानी कि पिछले वर्षों में हमने पैसे का कैसा कैसा यूज किया है, यह भी बजट के माध्यम से मालूम हो जाता है। छठा कार्य, बजट द्वारा नवीन नीति का निर्माण करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए कार्यों का ऐसा वितरण प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर अगले वर्षों के लिए नीति संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी कि पीछे हमने बजट से क्या क्या चीज़ें पूर्ण कर ली है और आगे हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, उन चीज़ों को श्रेणीवार किसकी पहले आवश्यकता है और किसकी बाद में आवश्यकता है, बजट के माध्यम से हम इसका क्या है मूल्यांकन कर सकते हैं। सातवां कार्य, बजट द्वारा विभिन्न विभागों पर इस विषय में एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देता है विभागों की कि आपको इतने ही पैसे के अंतर्गत अपने कार्यों का संचालन करना है। तो ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब है बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इसको हम कल देखेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है या महत्वपूर्ण बजट बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांतों की हमको आवश्यकता पड़ती है,
प्रिंसिपल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। इस पर हम कल बात करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।